हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर चुके थे, है ना, पढ़ चुके थे पूरा कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हम लोग बात करते हैं वो प्रोटीन्स पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रोटीन तो भाई नॉर्मली बचपन से हम लोग पता होता है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की हमारे ग्रोथ के लिए, है ना, मसल्स को ग्रोथ करने के लिए, है ना। वो जो बॉडी देखते हो अच्छी अच्छी बॉडी बनती है, किससे बनती है, सब प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं भाई, है ना। तो मसल्स गेन होती है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारे नेल्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो सब क्या है, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। हमारे हेयर जो है वो सब किसकी वजह से, प्रोटीन। तो कुल मिला के हमारी जो डेली लाइफ है ना, जो पूरी डेली लाइफ चल रही है, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन, समझिए। तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन नहीं होगा तो भाई तुम कैसे ग्रो कर पाओगे, है ना, कैसे तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो देखो पूरा हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रोटीन भाई होता क्या है ना, और ये किस तरीके से बनता है, कैसे बना होगा, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे, ठीक है। और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रोटीन जो है वो कैसे सोचा गया होगा, कि कहाँ से वर्ड लिया गया होगा, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखो है क्या, हम चलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी का मतलब समझ रहे हो आप, क्या होता है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी है ना, बेसिकली एक थीम है। क्या है, ये एक थीम है। ये कौन सा थीम है, ये एक थीम, ऐसा थीम है जो बताता है हमारी जो पूरी बॉडी है ना, उसके अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, वो किससे पता चलेगा हमें, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी से हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक प्रकार का थीम है हमारी बॉडी के अंदर, पूरा थीम चलता किस तरीके से, ठीक है। तो देखो है क्या, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ये एक सेल है। मान लो भाई इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक सेल ड्रॉ कर दिया। ये क्या, एक सेल है, ये क्या है बच्चों, एक सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एक सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत है इसमें। तो सेल के बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर जो होता है वो राइबोसोम होता है ना बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है राइबोसोम, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है राइबोसोम, ठीक है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। और यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, एक जेली लाइक जो होती है, इस तरीके से जेली जेली टाइप की, लिक्विड टाइप की होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर भरा होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म होता है। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना इस सेल के अंदर, ये क्या है, ये बिल्कुल सेल है, ये पूरा बॉडी के सेल है, ठीक है। सेल के बिल्कुल सेंटर में जो होगा वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो लगी होती है वो क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के बीच का जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर एक बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसी सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और वो किसके बीच में होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो एक सेल, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, उसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, राइबोसोम होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समझ गए बात। तो ये पूरा तो हो गया हमारा कि सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी किस तरीके से है ना। यही तो होता है पूरा का पूरा सेल, इस सेल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो एक बात, ये जो राइबोसोम होता है ना, ये जो राइबोसोम होता है इसको फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री। फैक्ट्री किस चीज को बोलोगे, जिसके अंदर कोई सामान बनता होगा उसको फैक्ट्री बोलेंगे। तो राइबोसोम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। वो किस चीज की फैक्ट्री होती है, राइबोसोम। राइबोसोम फैक्ट्री होती है प्रोटीन की। किसकी फैक्ट्री होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो कहने का मतलब है जो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज होता है, बनता है, वो कहाँ बनता है, राइबोसोम के अंदर। इसलिए तो बोला कि वहां पर क्या होता है, राइबोसोम जो होती है एक फैक्ट्री होती है। वो राइबोसोम किसकी फैक्ट्री होती है, राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, जहां पर क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। ये समझे बात को। अब देखो होता क्या है, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सेल होता है भाई,
पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है। इतना समझे नहीं समझे, पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, कहानी कुछ ये है कि हम लोग सबसे पहले चलते हैं डीएनए के ऊपर, है ना। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये तो होता है। तो देखो कहानी क्या है, कहानी कुछ ये है कि जो सबसे पहले डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है। ये जो आरएनए होता है ना, इसको बोलते हैं एमआरएनए। डीएनए से जो है एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए को बोलते हैं लोग मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। समझ गए बात को, नहीं समझे। अब ये जो डीएनए जो है वो किस में बदल रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, मैसेंजर आरएनए में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होता है वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। तो डीएनए जो है वो क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जो मैसेंजर आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो डीएनए के अंदर जो होती है, एक टेंडेंसी होती है, डीएनए के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या करता है, खुद डीएनए क्या होता है, दो बॉडीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, समझ के बात को। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए खुद कन्वर्ट हो जाता है डीएनए के अंदर, समझ बात को। डीएनए की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए खुद क्या होता है, ब्रेक करके नई बॉडी को जनरेट कर देता है। तो डीएनए क्या कर रहा है, खुद भी तो कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर, ठीक है। तो डीएनए जब डीएनए के अंदर ही कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस समझे या नहीं समझे। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर जो डीएनए खुद, डीएनए के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, वो खुद डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को क्या करता है, वो ब्रेक कर लेता है, समझ गए आपको। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब डीएनए खुद डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। सिंपल है। अब देखो है क्या कि डीएनए खुद डायरेक्ट क्यों नहीं प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। डीएनए पहले क्या हो रहा है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब कोई ना तो कोई मैसेज की तरह काम कर रहा होगा भाई, ठीक है। तो डीएनए खुद मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है ना। लेकिन खुद डीएनए प्रोटीन क्यों नहीं सिंथेसाइज कर रहा, सोचने वाली बात है। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो सेल है, जो सेल होता है वो क्या करता है, ये जो डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको समझ नहीं पाता। डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको समझ नहीं पाता कौन, डीएनए, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए जो है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो डीएनए खुद डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होता प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, वो पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए में जाएगा, फिर एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। सेल जो होता है वो क्या करता है, डीएनए का इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाता, इसलिए पहले डीएनए क्या करता है, एमआरएनए में जाता है, लेके जाता है उसके इंफॉर्मेशन को। फिर मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्योंकि सेल जो होता है वो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ लेता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेल है, मान लो ये सेल है और यहां क्या न्यूक्लियस है और यहां पर क्या एक राइबोसोम है, ठीक है। यहां पर क्या है, राइबोसोम है। अब यहां पर देखो है क्या कि इसके अंदर क्या है, डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, मान लो ये डीएनए। तो यहां से डीएनए क्या करता, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए है
वो डीएनए से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा और वो कहां लेके चला जाएगा, वो लेके चला जाएगा इस राइबोसोम के अंदर, जहां पर क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है। तो मैसेंजर आरएनए किसका काम कर रहा है, मैसेंजर आरएनए उसकी इंफॉर्मेशन को ले रहा है, पकड़ रहा है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को पकड़ रहा है, जिसको सेल खुद डायरेक्टली समझ ही नहीं पा रहा उसकी इंफॉर्मेशन को। तो मैसेंजर आरएनए लेके कहां जा रहा है, राइबोसोम के अंदर जा रहा है। राइबोसोम क्या एक पूरी फैक्ट्री है जहां पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ठीक है, अब जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए में जो कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब जो डीएनए होता है फर्दर खुद डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो ये तो पूरी प्रोटीन बन गई। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, प्रोटीन बन गया। अब देखो प्रोटीन का जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, प्रोटीन का जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है पॉलीपेप्टाइड। क्या मिल जाता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है, जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। फिर जब हम लोग पॉलीपेप्टाइड का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस फिर से कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास पेप्टाइड। क्या मिलता है, पेप्टाइड मिलता है। फिर पेप्टाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनता है, यहां से मिलता है हमें अमीनो एसिड। क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये पूरा समझे थीम कि प्रोटीन का क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। प्रोटीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है। फिर से पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, पेप्टाइड मिल रहा है। और इस पेप्टाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड मिल रहा है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो हमारा प्रोटीन बना हुआ है वो क्या है, एक अमीनो एसिड से तो बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब अटैच हुए होंगे, किसी ना तो किसी इंटर अटैच हुए होंगे, किसी ना तो किसी लिंक के थ्रू या किसी ना तो किसी बॉन्ड के थ्रू, तो उससे क्या बना होगा, यहां से प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ होगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है सबसे क्या होता है, उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, पॉलीपेप्टाइड होगा बनेगा, पॉलीपेप्टाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे, पेप्टाइड मिलेगा। फिर से जब हम लोग पेप्टाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमीनो एसिड में। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो प्रोटीन बन रहा है तो वो किससे बन रहा है, उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट अमीनो एसिड होगी। तो जो भी प्रोटीन बनेंगे वो किससे बनेंगे, अमीनो एसिड से मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर्स है। पॉलीमर मतलब समझ रहे हो, जब छोटी छोटी यूनिट क्या करती है, आपस में कंबाइन करके एक बड़ी सी यूनिट को बना रही है तो वो क्या होगी, पॉलीमर होगा। और वो जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होता है, मोनोमर्स होता है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो होता है वो एक पॉलीमर है और इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो किससे बना हुआ है, वो एक अमीनो एसिड से बना हुआ है। और वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमर्स बोलते हैं। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड से। ठीक है, क्या है, अमीनो एसिड है। तो जितने प्रोटीन बनते हैं सब किससे बनते हैं, सब अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड थ्रू वाया पेप्टाइड बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, वाया पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जितने भी अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपस में अटैच कर लेते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरीके जुड़ जाएंगे, पूरी प्रोटीन का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पूरा प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि प्रोटीन क्या एक पॉलीमर्स है और उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या, उसकी अमीनो एसिड होती है। वो जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, मोनोमर्स होता है। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में किसके थ्रू अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो प्रोटीन वर्ड है वो कहां से आया हुआ है। ठीक है, कहीं ना तो कहीं से सोचा होगा कि प्रोटीन वर्ड आया होगा। ठीक है, तो प्रोटीन देखो ये जो वर्ड है ना ये कहां से आया हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो इसकी भी कहानी भाई, अब देखो ये जो प्रोटीन वर्ड है, जो प्रोटीन वर्ड है वो आया हुआ है ग्रीक वर्ड। ठीक है, किससे आया हुआ है, ग्रीक वर्ड प्रोटीजोइज। ठीक है, प्रोटीजोइज से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज प्राइम इंपॉर्टेंट। ठीक है,
जो हमारा प्रोटीन वर्ड है वो किससे आया हुआ, वो ग्रीक वर्ड प्रोटीजोइस से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गया तो। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो भाई बिना प्रोटीन के कहां दिन दुनिया चल रही है, ठीक है। तो जो प्रोटीन वर्ड है, कोई पूछे कि कहां से आया, प्रोटीन वर्ड जो आया वो किससे आया, ग्रीक वर्ड प्रोटीजोइस से आया हुआ है। और क्या होता है वो प्रोटीजोइस का मतलब क्या होता है कि कुछ समथिंग विच इज प्राइम वर्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। अब देखो तो सिंपल सी बात है भाई, जितने भी प्रोटीन हैं वो किससे बनेंगे, वो सब अमीनो एसिड से बनेंगे। जो प्रोटीन है वो किससे बनेंगे, अमीनो एसिड से बनेंगे। तो जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है, जो भी प्रोटीन होता है वो क्या है, एक पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर से। और जितने भी प्रोटीन होते हैं सब किससे बने होंगे, वो सब अमीनो एसिड से बने होंगे, समझेगा। तो किससे बने होंगे, अमीनो एसिड से बने होंगे। तो ये जो अमीनो एसिड जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो ये क्या हो गया, इसका मोनोमर्स हो गया, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये किसके थ्रू अटैच होते हैं, ये जो अमीनो एसिड होते हैं वो अटैच होते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड बहुत सारे अटैच होते हैं, जिससे क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए बोलते हैं बहुत बड़ी यूनिट जो होती है, तो प्रोटीन क्या हो गया, पॉलीमर, और अमीनो एसिड क्या हो गया हमारा, एक मोनोमर होता है, ठीक है। अब देखो 700 से भी ज्यादा क्या है, अमीनो एसिड है इस दुनिया के अंदर, क्या है, मोर देन 700 अमीनो एसिड, ठीक है बच्चों। क्या है, 700 से भी ज्यादा अमीनो एसिड हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने होते हैं सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़ना होता है, समझ गए बात को। तो इस दुनिया के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो 700 से भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमें अमीनो एसिड पढ़ने होते हैं वो सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली बातें हो गई, ठीक। अब देखो अमीनो एसिड है क्या, तो भाई जब प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो प्रोटीन की, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अमीनो एसिड पता होना चाहिए। तो अमीनो एसिड को क्या करेंगे हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच करेंगे। जब बहुत सारे अमीनो एसिड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच करेंगे तो प्रोटीन की फॉर्मेशन तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो हम लोग किसके पास चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अमीनो एसिड को देखेंगे। किसको देखेंगे, अमीनो एसिड को ही पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो प्रोटीन बनता है वो किससे बनता है, जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है, क्योंकि उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड ही होती है। उसको पढ़ लिया तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच करके पूरा प्रोटीन फॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है। तो यहां देखो अमीनो एसिड क्या है, कि अमीनो एसिड के अंदर क्या होते हैं, इन अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या अमीनो एसिड लिखा हुआ है, ये मतलब अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, ईच, इसको सही से लिख देते हैं ना, कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं इस दुनिया के अंदर, समझेगा। तो जितने भी अमीनो एसिड होंगे इस दुनिया के अंदर, ईच अमीनो एसिड जो होते हैं वो कंटेन करके रखते हैं सेंट्रल कार्बन एटम को, समझ गया आपको। तो क्या होगा, जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सब क्या होंगे, एक सेंट्रल कार्बन एटम को कंटेन करके रखेंगे। तो इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीनो एसिड है वो क्या करेंगे, एक सेंट्रल कार्बन एटम को कंटेन करके रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अमीनो एसिड के अंदर एक तो बात हमें पता चल गई कि उसके अंदर एक सेंट्रल कार्बन एटम जरूर होगा ही होगा। सेकंड बात देखो भाई, सेकंड बात ये है कि उसके अंदर क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा। क्या होगा अमीनो एसिड के अंदर, एक अमीनो ग्रुप होगा। थर्ड बात करो तो मैं क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, समझ गया आपको। एक तो अमीनो ग्रुप होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो कोई तुमसे पूछे कि अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो अमीनो एसिड के अंदर एक तो सेंट्रल कार्बन एटम होगा ही होगा, साथ में एक अमीनो ग्रुप भी होगा, और साथ में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से होता है भाई, कार्बन है एक तो लगा हुआ यहाँ पे COH, इधर क्या है NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। R मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी, मिथाइल भी, फर्दर कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग R का जो है ना यहाँ से ग्रुप, जैसे जैसे R को की जगह कोई भी ग्रुप रखेंगे अमीनो एसिड के नाम बदलते जाएंगे, ठीक है। तो कैसे डिराइव होते हैं वो सब भी अभी बात करेंगे। तो देखो ये जो है वो क्या है, एक अमीनो एसिड है, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है।
ठीक है, ये क्या एक अमीनो एसिड है। इसी से जितने भी अमीनो एसिड है ना इस दुनिया के अंदर, सबको हम लोग इसी से डिराइव करते हैं। ठीक है, इसी से डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। तो देखो ये एक अमीनो एसिड है, इसके अंदर क्या है, एक सेंट्रल कार्बन एटम है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक क्या है, साथ में अमीनो ग्रुप है। ठीक है, अमीनो ग्रुप है। तो अमीनो एसिड की कंडीशन क्या क्या है, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, एक तो सेंट्रल कार्बन एटम होगा, सेकंड अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर, और उसके अंदर क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब जितने भी अमीनो एसिड हैं, ठीक है, किससे डिराइव हुए हैं वो भी देखते हैं। अब देखो, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो वो जो होता है, वो जो हमें नेचर के अंदर जो अमीनो एसिड मिलता है वो होता है एल अमीनो एसिड। क्या मिलता है, एल अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंदर कर रहे थे ना, डीएल नेमिंग कर रहे थे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे थे उसकी, तो नीचे से जो सबसे लास्ट वाला कार्बन था उससे जस्ट ऊपर वाला कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में था, तो उसको डी बोलते थे, डी ग्लूकोस है, डी फ्रक्टोस है ना, यही सब कर रहे थे। लेकिन और जो वही वाला OH लेफ्ट साइड में होता तो उसको क्या बोलते थे, एल बोलते थे, है ना। तो नेचुरल जो अकरिंग अमीनो एसिड होता है वो कौन सा अमीनो एसिड होता है हमारा, वो होता है एल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं कि दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, दो तरीके के अमीनो एसिड होंगे, एक तो होता है डी अमीनो एसिड, ठीक है, और एक होता है एल अमीनो एसिड। ठीक है ना, दो तरीके के एसिड होंगे, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पर है, एक तो डी वाला होगा फॉर्म, एक होगा एल फॉर्म। ठीक है, तो डी फॉर्म और एल फॉर्म कब होगा, तो नेचर में जो हमें अमीनो एसिड मिलता है वो कौन सा फॉर्म वाला होता है, एल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और डी वाला क्या होगा, वो हम सिंथेटिकली आर्टिफिशियल बनाते हैं। ठीक, फिर देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पर कार्बन, इधर क्या था, COH ग्रुप था, और इधर क्या था, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ एक NH2 अमीनो ग्रुप, और यहाँ पर R से क्या अलग कर दिया था कि R मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे जैसे R की जगह हम R को हटाएंगे यहाँ से और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रखते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारे क्या होंगे, अमीनो एसिड बनते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड। तो जितने भी 700 अमीनो एसिड से भी ज्यादा अमीनो एसिड हैं, तो सब क्या होते हैं, यहीं से डिराइव होते हैं। तो क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, बस फर्क क्या है, सब चीज एज इट इज रहना है। यहाँ जो R जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप को यहाँ से हटा देना है, यहाँ पर फिर कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो ला करके, वैसे वैसे अमीनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड। अब देखो इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यही तो है, ये क्या है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर देखो NH2 ग्रुप जो होगा ना, वो लेफ्ट साइड में हुआ तो एल अमीनो एसिड है, समझ गया आपको। तो जो हमारा NH2 ग्रुप है वो कहां हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में हुआ तो वो हो जाएगा एल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये वाला एसिड कौन सा हो गया, एल अमीनो एसिड। ठीक, क्योंकि यहां पर NH2 ग्रुप क्या है, ये NH2 ग्रुप है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में NH2 ग्रुप होगा तो वहां क्या होगा, कौन सा एसिड होगा, वो एल अमीनो एसिड। लेकिन अब देखो राइट साइड में हुआ तो क्या हो जाएगा, कार्बन है, यहाँ पर एल्काइल R ग्रुप कोई भी लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, इधर देखो COH ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH2। इस बार देखो ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो कहां पर है, एक राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो ये कौन सा अमीनो एसिड होगा, ये वाला जो अमीनो एसिड होगा वो एक डी अमीनो एसिड होगा। समझ गए बात को। तो डी अमीनो एसिड और स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है कि इसकी दो तरीके के अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, तो डी अमीनो एसिड और एक क्या होता है, एल अमीनो एसिड। तो जो नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं सब क्या होते हैं, एल अमीनो एसिड होता है। एल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, जब हमारा कोई एसिड होगा अमीनो एसिड, उसके अंदर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो होगा एल अमीनो एसिड, और जो हमारा NH2 ग्रुप राइट साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड्स देखेंगे, सारे अमीनो एसिड देखेंगे। ठीक है, 20 के 20 अमीनो एसिड देखेंगे। उससे पहले एक चीज और समझा देते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर बचपन में पढ़ी होगी कायरल और एकायरल, है ना। तो देखो क्या है भाई,
वो कहानी क्या है उसको सुनते रहना। कायरल कायरल पता होगा, बस जस्ट आइडिया दे रहे हैं ना। वो क्या है, कायरल का मतलब क्या है? कायरल का मतलब ये होता है कि जब कार्बन जो होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है। हम सबको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो चारों बॉन्ड क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होते हैं। तो उस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कायरल कार्बन है, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। फिर नेक्स्ट देखो, एक तो होता है कायरल और एक होता है ए कायरल, ठीक है, ए कायरल, ठीक है। ए कायरल में देखो क्या है, जैसे कार्बन है वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है टेट्रावेलेंट होता है। तो चारों जो बॉन्ड है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच नहीं है। कहने का मतलब ए है, ये बी है, ये सी है और ये भी क्या है फिर आगे अभी ए है। तो यहां पर देख लो, एक तो है कायरल और एक क्या है, ए कायरल है। तो कायरल के अंदर क्या है कि कार्बन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, तो उस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। लेकिन जो यहां पर सेंटर में जो कार्बन है वो क्या है, यहां पर 2 ऐसे एटम है जो क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो इस वाले कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये कैसा कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, ठीक है। कैसा कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, ये समझ गए। तो इसी तरीके से अमीनो एसिड में भी देखा, एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो क्या कहानी है उसकी, अमीनो एसिड की। देखो अमीनो एसिड की कहानी क्या है कि अमीनो एसिड ये इस तरीके से स्ट्रक्चर थी, कार्बन है, इधर क्या है COH है और इधर कोई एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर क्या है NH2 अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और इधर कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन CH3, इस तरीके से कोई भी ग्रुप हो सकता है ना। अभी देखते रहना, ठीक है, क्योंकि R को हम लोग यहां से हटाएंगे और इसकी जगह ये सब ग्रुप रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अमीनो एसिड के नाम बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये कायरल है कि एक कायरल है, इसको पता करेंगे, ठीक है। तो एक बात देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस R की जगह पर हम लोग इसको हटा करके हाइड्रोजन रख देंगे, समझ गए आपको। तो हाइड्रोजन रख देंगे तो उस अमीनो एसिड का नाम भी बताते हैं अभी, ठीक है। तो वो देखना, तो कार्बन इधर क्या है COOH और इधर NH2 और इधर हो गया हाइड्रोजन और इधर देखो क्या है, R ग्रुप को हटाया, यहां पे क्या ला दिया, हाइड्रोजन को ला दिया। तो क्या अब ये वाला जो कार्बन है, एक्चुअल में इसका नाम पता क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। इस वाले अमीनो एसिड का नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे एल्काइल R ग्रुप को हम लोगों ने हटाया, सब मतलब रिमूव कर दिया यहां से, R की जगह कोई भी हम लोगों ने ग्रुप लगा दिया, फिर एटम लगा दिया। तो यहां पर जब हम लोगों ने हाइड्रोजन को रख दिया ना इस R की जगह पर, तो उस वाले अमीनो एसिड का नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। तो ये वाला अमीनो एसिड का नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर क्या है, एक सेंट्रल में कार्बन है, एक CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर क्या अमीनो ग्रुप है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन। तो एक बात देखो, क्या ग्लाइसिन जो होगा वो कायरल होगा या एक कायरल होगा, जो ग्लाइसिन है वो कायरल होगा या एक कायरल होगा। तो चेक कर लो, कैसे चेक करोगे कि सेंट्रल में जो कार्बन एटम है क्या वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच है। तो इधर देखो, एक COH, इधर NH2, इधर क्या हाइड्रोजन और इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। लेकिन कायरल के लिए क्या है कंडीशन कि चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर एटम बोले तो डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहां तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, ये वाला जो कार्बन हो गया वो क्या हो गया, एक कायरल कार्बन हो गया। तो जो ग्लाइसिन के अंदर जो हमारा कार्बन होता है वो क्या होता है, एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है। अब एक बात देखो, हमें एक चीज पता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई तुमने कोई भी एक कंटेनर लिया इस तरीके से, इसके अंदर मॉलिक्यूल भर दिया और इधर से क्या कर रहे हो, प्लेन पोलराइज लाइट को डाल रहे हो, तो क्या तुम्हारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को हमारा मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कराएगा तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन होती है हमारी कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक कायरल
कार्बन होना चाहिए। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होगा, जब भी क्या करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि तुमने जब प्लेन पोलराइज लाइट डाली उस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए या फिर कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। तो क्या ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ एक अकेला ही ये अमीनो एसिड है, वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन नहीं है, क्या है? एक कायरल कार्बन। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला है कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, साथ में क्या होते हैं? कायरल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक कंक्लूजन लिखते हैं कि ऑल अमीनो एसिड्स आर कायरल। वो सब क्या होते हैं? कायरल होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ करके। समझ गए बात को? किसको छोड़ करके? ग्लाइसिन को छोड़ करके। तो कोई पूछे कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा है जो क्या है? एक कायरल है। कायरल नहीं है अमीनो एसिड, वो कौन सा है? ग्लाइसिन है। ठीक है, अब यहां देखो एक बात और, जितने भी अमीनो एसिड हैं, ऑल अमीनो एसिड, वो सब क्या है? आर ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ गया? तो क्या है? वो एक ऑप्टिकली एक्टिव है। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ करके सब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या करेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कहानी हो गई। अब देखो हम लोग अमीनो एसिड को पढ़ेंगे, वो जो 20 अमीनो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़ेंगे ना, उन सबको देखेंगे, उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये सारी हम लोग चर्चाएं करेंगे। अब देखो यहां पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अमीनो एसिड पढ़ेंगे। तो जितने भी 20 अमीनो एसिड थे ना, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो हम कैसे बनाएंगे अमीनो एसिड को? तो हम लोग बार बार बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे देखो कार्बन होगा और यहाँ इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है। इधर क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर क्या होगा? एक अमीन ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा? आर ग्रुप लगा होगा। ठीक है, कोई भी एक आर मतलब क्या? कोई भी एक ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोग अमीनो एसिड बनाएंगे ना, सब इसी से डिराइव करेंगे। सब किससे करेंगे? इसी से हम लोग डिराइव करेंगे। बस फर्क डिराइव कैसे करेंगे? यहां से जो आर ग्रुप है ना, आर की जगह हम लोग कोई अलग अलग एटम रखेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करते जाएंगे। अलग अलग ग्रुप रखेंगे, जैसे जैसे अलग अलग ग्रुप रखेंगे वैसे वैसे अमीनो एसिड के क्या होंगे? नाम बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो कहानी क्या है। तो हम लोग अमीनो एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते रहना अमीनो एसिड। वो जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पढ़ रहे थे ना, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग बात करते हैं कुछ वो जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इधर नेम देखेंगे, नेम लिखेंगे। ठीक है, और इधर लिखेंगे सिंबल, किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है ना, तो 3 चीजें देखेंगे। एक तो उस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका सिंबल देखेंगे, साथ में उसका नाम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन को हम लोग सिंबल जो है वो GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो तो क्या है? यहाँ कार्बन है और इधर एक COH ग्रुप लगा हुआ है, और इधर क्या? हाइड्रोजन, इधर क्या? NH2 लगा हुआ है, इधर क्या है? हाइड्रोजन। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड वो होता है एलानीन। ठीक है, क्या है? एलानीन है। एलानीन को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ALA से। इसकी स्ट्रक्चर देखो, इधर कार्बन, इधर क्या? हाइड्रोजन, इधर NH2 ग्रुप, और इधर COH, और इधर देखो इस बार यहाँ हाइड्रोजन है और इधर क्या लग जाएगा? ये CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इस वाले अमीनो एसिड का नाम हो गया एलानीन हो गया। ठीक है, फिर देखो वेलिन।
वेलिन नेक्स्ट अमीनो एसिड है, इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं VAL से। इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है कि कार्बन है यहाँ पर, और इधर क्या है NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इधर COH ग्रुप है, और इधर एक हाइड्रोजन है, और इधर देखो फिर फर्दर यहाँ पर जो है वो CH, और यहाँ CH3, और यहाँ पर क्या है CH3। ठीक है, तो सेम वही है, बस R की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला ग्रुप उठा करके रख दिया, तो ये वाला अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, तो 3 तो अमीनो एसिड ही हो गए, ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिनिन। ग्लाइसिन के अंदर क्या है H लगा दिया यहाँ पर R की जगह, यहाँ पर क्या कर दिया CH3 लगा दिया, यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगा दिया। बस R की जगह डिफरेंट डिफरेंट क्या करें हम लोग, ग्रुप को सब रख रहे हैं यहाँ पर, उससे क्या हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो ल्यूसीन। नेक्स्ट अमीनो एसिड का नाम क्या है ल्यूसीन। इसको हम लोग जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है LUE। और फिर नेक्स्ट देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ क्या है कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर COH, और इधर क्या है NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और इधर जो ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH, और इधर क्या है CH3, और फर्दर यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड देखो आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन में क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ISE से, इसका सिंबल होता है ISE, आइसोल्यूसिन होता है नेक्स्ट अमीनो एसिड। उसमें देखो इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ कार्बन, इधर COH ग्रुप, और इधर क्या है NH2 ग्रुप है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है CH, और ये इस तरीके से CH3, और यहाँ पर क्या है CH3। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये तो 2 हो गए, और अमीनो एसिड 5 हो गए टोटल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड, नेक्स्ट देखो फिनाइल एनिलीन। इसका नाम देखते हैं हम लोग क्या है फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन देखो इसको जो सिंबल है PHE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है NH2, फिर यहाँ पर देखो क्या है CH, इधर COH, और इधर जो है वो है इस तरीके से CH2, और यहाँ इस तरीके से एक बेंजीन रिंग अटैच है। फिर नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड वो है प्रोलीन। इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं PRO से। इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से COH है, और यहाँ पर है नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो सीरीन। सीरीन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से SER से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है SER, और फिर देखो इसको इसकी स्ट्रक्चर देखो तो NH2, यहाँ क्या है CH, इधर COH, और इधर क्या है हमारा CH2OH। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड। बस हम लोग क्या कर रहे हैं R की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को रख कर देख रहे हैं, उससे क्या बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर TH थ्रियोनिन देखो क्या है, इसको हम लोग इसका सिंबल होता है THR। ठीक है, और इसको स्ट्रक्चर है NH2, और इधर CH, इधर COH, और फर्दर इधर देखो क्या है CH, इधर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है OH लगा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अमीनो एसिड है थायरोसिन। थायरोसिन में क्या होता है, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं TYR से। फिर यहाँ देखो NH2, इसकी स्ट्रक्चर देखें NH2 CH, इधर क्या है COH, और इधर है CH, इधर CH, इधर है CH2, और इधर इस तरीके से ये अटैच है यहाँ पे, और इधर लगा हुआ OH ग्रुप। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर वो किसकी हो गई थायरोसिन की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर वो है सिस्टीन। अमीनो एसिड नेक्स्ट जो है वो है सिस्टीन। सिस्टीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से CYS से। इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या है NH2, यहाँ पर क्या है CH, इधर है COH, और इधर लगा हुआ है CH2SH।
ठीक है। नेक्स्ट देखो मिथोनीन, इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं MET से, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें होता है NH2CH, इधर COH और इधर लगा हुआ है CH2, इधर CH2 और यहाँ पर है SCH3, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड एस्पार्जिन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर सिंबल देखो ASN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो तो कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है NH2 और यहाँ CH, इधर COH और फिर फर्दर यहाँ पे CH2, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या है NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड वो होता है ग्लूटामीन नेक्स्ट अमीनो एसिड है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLN से, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखो क्या है NH2 और यहाँ पर जो है वो क्या है CH, इधर जो होता है वो COH है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या है NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये तो अमीनो एसिड हो गए, अभी और बच्चे में, ठीक है, क्योंकि 20 अमीनो एसिड पढ़ने होता है। नेक्स्ट देखो है एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट होता है हमारी एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का जो सिंबल होता है वो होता है ASP, और हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH2CH, इधर COH और इधर लगा हुआ है हमारा CH2COH, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है वो है ग्लूटामिक एसिड, इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं GLU से। इसका जो होता है वो होता है NH2 और इधर लगा हुआ है CH, COH और इधर है हमारा CH2COH। फिर नेक्स्ट देखो ट्राइपोटोफैन, ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है TRP। इसको स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है NH2 और इधर लगा हुआ है CH, इधर COH और इधर क्या है CH2, इधर नाइट्रोजन, ठीक है, और यहां पर क्या लगा हुआ हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई टायरोपोटाफैन, ठीक है, जिसका सिंबल होता है TR। नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है वो है लाइसिन। क्या होता है लाइसिन, इसका जो सिंबल होता है वो होता है LYS, ठीक है। फिर देखो ये होता है NH2, ये होता है इसकी स्ट्रक्चर CH, ये होता है COH और इधर होता है CH2 और ये CH2, ये CH2 और यहाँ क्या है NH2। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है लाइसिन की। नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड वो है आर्जिनिन को जो है हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ARG से। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है NH2, फिर यहाँ पर लगा हुआ है CH, इधर COH और इधर लगा हुआ है CH2, यहाँ CH2, यहाँ NH, ठीक है। फिर यहाँ कार्बन, यहाँ क्या हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड NH के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है NH लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो जो अमीनो एसिड है वो क्या है हिस्टिडीन वाली जो यूनिट है उसको देखो, इसको हम लोग HIS से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है NH2 और यहाँ होता है CH और इधर COH और यहाँ लगा होता है CH2 और यहाँ पर क्या होता है एक नाइट्रोजन और यहाँ इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन। तो देखो ये जो है ना जितने भी 20 अमीनो एसिड से होते तो 700 से 700 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो जो पढ़ते हैं हम लोग कितना पढ़ते हैं सिर्फ 700 अमीनो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग इस अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जितने भी
ठीक है, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है प्रॉपर्टीज में, तो यहां पर देखते हैं हम लोग अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी। ठीक है, अमीनो एसिड की क्या देखेंगे बच्चों हम लोग, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें देखो पहला क्या है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। समझिएगा आपको, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, किसका, अमीनो एसिड की, पहली प्रॉपर्टी जो है। सेकंड देखो, ये जो होती है ना, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, थोड़ी क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड की। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये जो अमीनो एसिड होते हैं, देखो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड, वो सिंपल रीजन है इसका, ज्यूटराइन। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ज्यूटराइन। ठीक है, जो ज्यूटराइन होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, इससे आगे हम लोग ज्यूटराइन ही देखेंगे। तो ज्यूटराइन की वजह से क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सब क्या होते हैं, जो भी अमीनो एसिड होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। वाटर के अंदर बहुत आसानी से अमीनो एसिड घुल जाते हैं। इसका सिंपल रीजन ये है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। समझिए आपको, किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, ये जो अमीनो एसिड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन, और इधर क्या है, COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इधर क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप है, और इधर क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, इधर से अमीनो ग्रुप भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इधर से COH वाला ग्रुप भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इसकी वजह से। यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसकी वजह से। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा तो ये अमीनो एसिड क्या होंगे, वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, क्योंकि उसके साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जो भी अमीनो एसिड पढ़े हैं इन सब की क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग जो अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं इनके क्लासिफिकेशन कैसे है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, रुक जाओ। देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड की क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग बात करें ना, तो ये दो टाइप के होते हैं। कैरेक्टर के बेसिस पर कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एसेंशियल, एक तो होते हैं एसेंशियल, एक क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो कैरेक्टर के बेसिस पर जो अमीनो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, एक क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब देखो, एसेंशियल मतलब क्या है, जिसकी हमें जरूरत है ना, तो क्या एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। नॉन एसेंशियल जिसकी हमें क्या है, जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। एसेंशियल का मतलब वो होता है जिसकी हमें जरूरत होती है, नॉन एसेंशियल मतलब वो होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनका सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो वो सब कौन से अमीनो एसिड होंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। समझिए बात को। तो हमारी बॉडी के अंदर खुद क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बन रहे हैं, तो उन अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं उसको क्या, कौन सा अमीनो एसिड बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। वो तो हमारे लिए, हमें बाहर से तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना उन अमीनो एसिड को लेने की, नहीं है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, नहीं बनते, तो उन्हें क्या करते हैं, हम बाहर से एज अ फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे दाल खाते हैं, कुछ प्रोटीन से रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं उन सारी चीजों को हम लोग इनटेक करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो वो सब क्या होंगे, एसेंशियल। और जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो एसेंशियल वो होते हैं दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते,
उन अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंशियल। और जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, भाई जो चीज हमें बन रहे हैं तो हम बाहर से क्यों लेंगे, तो हमारे लिए बेकार है, तो वो क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। ठीक है, फिर सेकंड देखो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, वो करते हैं नेचर के बेस पर। जो सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं वो देखेंगे नेचर के बेसिस पर। नेचर मतलब समझ रहे हो कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो देखो सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, किसके बेसिस पर कर रहे हैं हम लोग, नेचर के बेसिस पर कर रहे हैं। तो नेचर के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, या तो वो एसिडिक होगा, स्पीसीज क्या होगी, एसिडिक होगी, या फिर वो न्यूट्रल होगा, या फिर क्या होगी, वो बेसिक होगी, है ना। अब देखो किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहां पर अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से तो था, यहां पर क्या था, COH ग्रुप, है ना, COH ग्रुप, इधर क्या था, NH2 ग्रुप, इधर क्या हाइड्रोजन, और इधर क्या कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इस अमीनो एसिड के अंदर देखो क्या है, एक तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि X नंबर में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है अमीनो एसिड के अंदर। फिर यहाँ क्या NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है ना, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Y मतलब क्या है कि Y नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो X नंबर में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, Y नंबर में क्या, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये क्या होता है, एसिडिक। और ये जो अमीनो ग्रुप होता है ये क्या होता है, बेसिक होता है। समझ गया आपको। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, और जो अमीनो ग्रुप होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है ना। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो हमारा जो पूरा स्पीसीज होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और जो हमारा NH2 ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि NH2 ग्रुप की वजह से क्या है, बेसिक नेचर आ रहा है उस स्पीसीज के अंदर। तो ये वाला ग्रुप ज्यादा होगा, तो हमारा जो स्पीसीज होगा ओवरऑल वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। समझ गया। तो ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रहा है, जो हमारा कोई भी अमीनो एसिड है उसका नेचर जो है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर प्रेजेंट कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। और जो तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज्यादा हुआ तो वो सिस्टम जो होगा वो स्पीसीज क्या होगी, एसिडिक होगी। सिंपल है। तो जो हमारा X जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, Y होगा, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, इसलिए बोला कार्बोक्सिल ग्रुप को हम लोग X से बोल रहे हैं, X से मान रहे हैं, और अमीनो ग्रुप को क्या मान रहे हैं, Y मान रहे हैं। तो X जो होगा वो Y से ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिस्टम स्पीसीज एसिडिक होगी। अब देखो न्यूट्रल कब होगा, जब X और Y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। X और Y क्या है, दोनों बराबर हैं, तो वो जो स्पीसीज है वो क्या है, न्यूट्रल होगी। कहने का मतलब उस स्पीसीज के अंदर, उस वाले स्पीसीज के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप क्या है, इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, तो वो स्पीसीज क्या है, न्यूट्रल है। अब देखो बेसिक कब हो सकता है, बेसिक जो है वो अमीनो एसिड के अंदर किसकी वजह से है, इस NH2 ग्रुप की वजह से बेसिक है। तो इस NH2 ग्रुप की अमाउंट ज्यादा हो जाए, ज्यादा मात्रा में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो, देन किसके करस्पॉन्डिंग, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो कहने का मतलब Y जो होगा वो ग्रेटर देन X होगा। ठीक है, तो Y मतलब क्या, अमीनो ग्रुप जो होगा वो ज्यादा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हमारा स्पीसीज क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो ये तो भाई चर्चा हुई है किसकी, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड देखा कितने हमें अमीनो एसिड पढ़ने थे, सिर्फ 20 अमीनो एसिड हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका अमीनो एसिड का, है ना, और व्हाइट वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो किसकी वजह से होता है, ज्यूटराइन की वजह से। उसको ज्यूटराइन को भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, है ना। फिर उसके हम लोगों ने क्या करी, वाटर सॉल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अमीनो एसिड वाटर में डालने के बाद। ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन देखी अमीनो एसिड की। फर्स्ट जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा वो किसके बेसिस पर देखा था, वो देखा था हम लोगों ने कैरेक्टर के बेसिस पर। 2 टाइप के थे, एसेंशियल और एक क्या था, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड नहीं मिलते, जो हमें खाने के थ्रू क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, वो सब अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उन्हें हमें बाहर से नहीं लेते, वो सब क्या है हमारे लिए, वो तो भाई बाहर से ले रहा तो बेकार ही, हमारी बॉडी बना रही है उसको। ठीक है, तो वो सब क्या है, नॉन एसेंशियल है। फिर हम लोगों ने नेचर के बेसिस पर देखा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर अमीनो एसिड के अंदर एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिडिक नेचर आता है, और जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है इसकी वजह से बेसिक नेचर आता है। दोनों इक्वल अमाउंट में, तो वो जो स्पीसीज होगी उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। एक भी ग्रुप किसी में से फालतू हुआ, एक्स्ट्रा हो गया, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो गया किससे, अमीनो ग्रुप से, तो स्पीसीज एसिडिक होगी। और जो तुम्हारा क्या होगा, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा होगा तो सिस्टम क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है,
अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना उसमें ज्विटर आयन पढ़ेंगे और वहीं पर एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है।